यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सबसे पहले पूछेंगे सर आपको ये क्या हो गया करके, ठीक है? तो सबसे पहली चीज बताऊं, अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में क्या करें, घर पे बैठे हैं, तो घर पे बैठे बैठे सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं करके, ठीक है? तो आपके भाई ने आज कुछ नया ट्राई किया। चलो स्टार्ट करते हैं। एक रिवीजन करने वाले हैं आज जिस टॉपिक का, दैट इज द कैपिटल गेन। बहुत सारे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, उनका रिक्वेस्ट आया था कि सर आपने हर टॉपिक का रिवीजन करवा दिया, आपने कैपिटल गेन का रिवीजन नहीं करवाया, तो हमको कैपिटल गेन का रिवीजन करवा दो। तो आपके भाई ने कैपिटल गेन का रिवीजन करवाने का आपको सोचा, और उस हिसाब से मैं आपके सामने आज कैपिटल गेन टॉपिक को रिवाइज करवाने वाला हूं, ठीक है? आपको जब क्लास में मैंने पढ़ाया था, आपके रेगुलर बैच में इंटरमीडिएट में, तो मैंने आपको लिखवा के पढ़ाया था, बट मैं रिवाइज करवा रहा हूं, वो कॉम्पैक्ट से करवा रहा हूं। सेम वही है जो मैंने आपको लिखवाया था करके, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, कैपिटल गेन की जो चार्जिंग सेक्शन होती है, दैट इज द सेक्शन 45(1). ये बोलती है कैपिटल गेन कब लगता है। तो ये सेक्शन बोलती है कि कोई भी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उस ईयर में टैक्स लगेगा। दूसरी चीज कैपिटल असेट होनी चाहिए, और तीसरा ट्रांसफर होना चाहिए। तो देखो, कैपिटल गेन आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपकी असेट ट्रांसफर होती है। दूसरा, कैपिटल असेट होनी चाहिए, और तीसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए। सर क्वेश्चन ये आता है कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, मींस ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल असेट। जो भी प्रॉपर्टी है, मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट। मींस कोई प्रॉपर्टी आपके बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं, वो भी तुम्हारी कैपिटल असेट है। लेकिन कैपिटल असेट की डेफिनेशन में से चार चीजें अलग हो जाती थी। कौन कौन सी? सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड है, वो कैपिटल असेट नहीं है। दूसरा, मूवेबल पर्सनल असेट, जो भी तुम्हारा मूवेबल पर्सनल असेट है वो भी कैपिटल असेट नहीं है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन थे, दैट इज द ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। देखो, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये तुम्हारी मूवेबल पर्सनल असेट है, बट ये कैपिटल असेट मानी जाएगी। बट बाकी कोई भी मूवेबल पर्सनल असेट जैसे कार एंड ऑल है, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। घर पे कार जो यूज करते हो, एसी है, फ्रीज वगैरह है, ये तुम्हारी कैपिटल असेट नहीं है, इन पे कैपिटल गेन नहीं लगता। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। बट एक्सक्लूड में सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा क्या है, मूवेबल पर्सनल असेट, बट एक्सेप्शन है वहां पे ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अब एक और चीज समझना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, दैट इज द एक्सेप्शन। मींस रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन आप मुझे बोलोगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या होता है, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया। नाउ आप मुझे पूछोगे व्हाट डू यू मीन बाय रूरल एरिया, तो मैं बोलूंगा रूरल एरिया इज एरिया व्हिच इज नॉट अ अर्बन एरिया। बट आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन एरिया, अर्बन एरिया इज एरिया व्हिच इज नॉट अ रूरल एरिया। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो व्हाट आई एक्सप्लेन दैट कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल असेट। बट रूरल एरिया बोलते किसको है, तो मैं बता दूं, रूरल एरिया वो वाला एरिया है जो अर्बन एरिया नहीं है। बट आप पूछोगे अर्बन एरिया किसको बोलेंगे, तो अर्बन एरिया को डिफाइन किया हुआ है लॉ मेकर्स ने। और लॉ मेकर्स बोलते हैं अर्बन एरिया किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी म्युनिसिपैलिटी का एरिया या कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया, ग्राम पंचायत का एरिया, मींस ऐसा म्युनिसिपैलिटी का एरिया जब लास्ट जनसंख्या गणना हुई थी, लास्ट सेंसस हुआ था, उसके हिसाब से अगर उसका पॉपुलेशन, उस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, तो वो तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा। मींस उस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, तो वो तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर उस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, वो अर्बन एरिया, इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी तुम्हारा अर्बन एरिया में आ जाएगा। उसके बाद अगर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, देन बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया में आ जाएगा। एंड इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है, वो भी तुम्हारे अर्बन एरिया में आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल असेट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया। बट व्हाट डू यू मीन बाय रूरल एरिया, दैट इज नॉट डिफाइंड इन द लॉ, लॉ डिफाइन द अर्बन एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन एरिया, म्युनिसिपैलिटी का ऐसा एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, दैट इज कॉल्ड अर्बन एरिया। इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन बन जाएगा। इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन बन जाएगा। इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है, वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारे गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 1999 है एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, जो भी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है, इनको बेचोगे तो भी आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एज वेल एज मैं बता दूं, इन दोनों बॉन्ड्स पे अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है ड्यू टू सेक्शन 10(15). अब एक चीज समझना, ट्रांसफर का डेफिनेशन क्या है।
तो ट्रांसफर में क्या क्या आता है, तो मैंने बोला ट्रांसफर का मतलब होता है सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट और कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, possession is transfer. In case of immovable property, possession is transfer, it is treated as transfer. And in case of the cooperative housing society and all, if your share certificate is transfer, it is treated as the transfer. अब एक चीज समझना, तो अगर कैपिटल असेट है, ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन लगेगा, और कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया। अब एक चीज समझना, कैपिटल असेट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। आप मुझे बोलोगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की जरूरत क्या थी, ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्या होता है दोनों पे टैक्स रेट अलग अलग है। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे देखोगे तो 20% टैक्स रेट लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लग जाता है करके, ठीक है। और शॉर्ट टर्म पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। अब एक चीज समझना, दो तरह की कैपिटल असेट होती है, एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। कैसे पता चलेगा कोई कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए एक बात समझना, इधर देखो। सबसे पहले एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मींस एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूटीआई का यूनिट्स एंड म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट एज वेल एज द जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये जो चार असेट है कौन कौन सी, पहला सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, दूसरा यूटीआई का यूनिट, तीसरा म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। इनके केस में 1 ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे। मींस अगर आपकी असेट है वो 1 ईयर से ज्यादा के लिए होल्ड की है तो आपका लॉन्ग टर्म, और अगर मान लो 1 ईयर नहीं हुआ, 1 ईयर से ज्यादा नहीं है तो उस केस में शॉर्ट टर्म। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं एंड शेयर्स ऑफ कंपनी की बात करूं, लिस्टेड शेयर को छोड़ के, शेयर्स ऑफ कंपनी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 2 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे, और बाकी जितनी भी अदर असेट है उसके केस में 3 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे। अब एक बात बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। पहले ले लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप लेस कर दो, आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन। अब एक चीज समझना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने कोई प्लॉट खरीदा हुआ था, प्लॉट 10 साल पहले खरीदा था, अब लास्ट ईयर आपने उस पे बिल्डिंग बनाई, अब आपने प्लॉट और बिल्डिंग को एक साथ में बेच दिया। क्वेश्चन ये आता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग है वो लास्ट ईयर ही बनाई थी तो बिल्डिंग पे शॉर्ट टर्म होना चाहिए, प्लॉट पे लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो क्या उसको अलग अलग करके करना पड़ेगा कैपिटल गेन का कैलकुलेशन, या दोनों का एक साथ में करेंगे। यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ये बोलता है कि आपको अलग अलग करना पड़ेगा। मींस जो प्लॉट था, प्लॉट पे अलग कैपिटल गेन कैलकुलेट करो, उस पे लॉन्ग टर्म आएगा, और जो बिल्डिंग वाला पोर्शन है उस पे आपको शॉर्ट टर्म आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, जब भी आप कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करोगे तो कैपिटल गेन में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है। लेकिन अगर आपकी कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, मींस आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है। बट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले ले लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मींस जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच असेट वाज एक्वायर्ड, मींस जिस ईयर में आपने एक्वायर किया था उस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड कर दो, तो आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले ले लो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मल्टीप्लाई करो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर से और डिवाइड बाय कर दो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, तो आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट है वो मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, इंडेक्स नंबर है वो आपको 1-2 से दे रखा है, 1-2 है वो 1-2 से आपका इंडेक्स नंबर, 1-2 का इंडेक्स नंबर 100 है। उसके बाद में ये इंडेक्स नंबर बढ़ता है 105, 109 एंड ऑल। आपके एग्जाम के लिए जो इंडेक्स नंबर है दैट इज द 289। फॉर योर एग्जामिनेशन योर फाइनेंशियल ईयर इज 1920 एंड 1920 का इंडेक्स नंबर है दैट इज द 289। अब एक चीज समझना, इंडेक्स नंबर 14/2001 से असर उससे पहले कोई एसेट खरीदा हुआ है, तो अगर उससे पहले कोई एसेट खरीदा हुआ है तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था, और एफएमवी एज ऑन 14/2001 व्हिचएवर इज हायर, मींस आपको एफएमवी का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर कोई एसेट है वो 14/2001 से पहले वाला है तो उसका जो भी कॉस्ट था और एफएमवी एज ऑन 14/2001 व्हिचएवर इज हायर है उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद में एक चीज समझना, इंप्रूवमेंट डन बिफोर 14/2001 है वो आपको इग्नोर करना है, तो जो भी इंप्रूवमेंट 14/2001 से पहले वाला है उसको इग्नोर करना है। ऐसा इग्नोर क्यों करना, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट का इफेक्ट ऑलरेडी एफएमवी एज ऑन 14/2001 में आ चुका होगा, तो आपका इंप्रूवमेंट डन बिफोर 14/2001 है उसको क्या करोगे, इग्नोर। उसके बाद में यहां पे एक फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 होता है। फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 मैंने आपको रेगुलर बैच में वो सनी का एग्जांपल लेके एक बताया था। मैंने बोला था हमेशा कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा वो इंडियन करेंसी में होगा, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अगर असेसी जो है वो अगर नॉन रेजिडेंट है, असेसी नॉन रेजिडेंट है, और असेट जो है वो डिबेंचर और बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी है, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी है, एंड वो असेट है वो इंडियन करेंसी में अगर नहीं एक्वायर किया, फॉरेन करेंसी में एक्वायर किया था। मैंने क्या बोला, देखो अगर असेसी नॉन रेजिडेंट है, असेट जो है वो क्या है, डिबेंचर और बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी है, डिबेंचर और बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, एंड वो असेट अगर फॉरेन करेंसी में एक्वायर किया था तो वहां पे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन पहले फॉरेन करेंसी में करेंगे और उसके बाद में वापस रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में। अब एक बात बताऊं, आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए ये कन्वर्जन कैसे करना है एंड ऑल दैट थिंग दैट इज नॉट
गिवन इन योर मॉड्यूल, तो आप ये कन्वर्जन वाला पार्ट है वो आप छोड़ सकते हो, और ये वाला पार्ट है वो यू कैन स्किप दैट करके, ठीक है। चलो उसके बाद एक मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिबेंचर एंड बॉन्ड्स के केस में कभी भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता। जो डिबेंचर एंड बॉन्ड्स होते हैं उसके केस में आपको कभी भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता, भले लॉन्ग टर्म है, भले पुराना वाला डिबेंचर बॉन्ड है, तो वो भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन उसके दो एक्सेप्शन थे, एक तो अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है तो आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, और दूसरा तुम्हारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद में अपन सीधा जो इंपॉर्टेंट चीजों पे चलते हैं वो ये है, एक मैंने आपको चीज बताई थी कि एसटीटी अलाउ नहीं होता कैपिटल गेन हेड में, आपको एसटीटी या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो अलाउ नहीं होता। मींस एसटीटी आपने अगर सेल के टाइम पे किया तो वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, और एसटीटी अगर आपने परचेज के टाइम पे किया तो वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो एसटीटी है वो एसटीटी आपको अलाउ नहीं होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। चलो अब एक चीज समझना, किसी भी असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का, तो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब वही रहता है जितने में आपने खरीदा था वो लोगे, लेकिन कुछ असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्पेसिफिकली दे रखी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनटेंजिबल असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, स्पेशल केस में मैंने आपको बताया था आपकी नोटबुक में। देखो इनटेंजिबल असेट्स का मतलब है गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ बिजनेस के केस में, उसके बाद में तुम्हारा ट्रेडमार्क के केस में, ब्रांड नेम के केस में, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग, सिंपल वर्ड में पेटेंट एंड कॉपीराइट, एंड टेनेंसी राइट के केस में, और लूम आर्ट्स के केस में, रूट परमिट के केस में, एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकी कॉस्ट क्या लेने का। देखो वापस बोल रहा हूं, पहला गुडविल ऑफ बिजनेस, दूसरा ट्रेडमार्क ब्रांड नेम, पेटेंट कॉपीराइट, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड लूम आर्ट्स, रूट परमिट, एंड तुम्हारा टेनेंसी राइट, इनके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का। तो देखो अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो आपको इसकी कॉस्ट निल लेना है, लेकिन अगर आपने ये असेट परचेज की हुई है तो आपको परचेज प्राइस है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है। अब एक और चीज समझना, इन असेट्स के केस में आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 भी का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। मींस एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट इन असेट्स के केस में आपको नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, बोनस शेयर की कॉस्ट क्या लेना, बोनस शेयर की कॉस्ट निल लेना है। बोनस शेयर की कॉस्ट है वो हमेशा आपको निल लेना है, लेकिन एक चीज समझना, अगर बोनस शेयर है वो 1/4/2001 से पहले वाला है तो उसके केस में आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट तो मिलेगा, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी एफएमवी एज ऑन 1/4/2001। तो मैंने क्या बोला, बोनस शेयर का कॉस्ट निल लेने का, बट अगर बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले वाला है तो जो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट बोनस शेयर। सर राइट शेयर की कॉस्ट क्या लेते हैं, राइट शेयर की कॉस्ट जितना आपने कंपनी को पे किया, राइट का मतलब आपको कंसेशनल रेट पे कंपनी शेयर इशू करती है, तो जो भी आप कंपनी को पे करते हो वो राइट शेयर की कॉस्ट बन जाती है। लेकिन एक चीज समझना है, यहां पे जो आप कंपनी को पे करते हो वो तुम्हारे राइट शेयर की कॉस्ट बन जाती है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, अगर आप वो राइट खुद नहीं लेते हो, किसी को रिनाउंस कर देते हो, मतलब मान लो मेरे को अभी रिलायंस ने राइट शेयर ऑफर किए थे, ठीक है, मेरे को वो राइट शेयर चाहिए नहीं था, मैंने वो किसी को रिनाउंस कर दिया मेरा राइट, तो अगर मैंने किसी को मेरा राइट रिनाउंस कर दिया तो वो भी तुम्हारा रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट होगा और इसमें भी कैपिटल गेन लगेगा। आपको रिनाउंसमेंट पे कैसे कैपिटल गेन लगेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिनाउंसमेंट, और कॉस्ट क्या आएगा निल, और रिनाउंसमेंट प्राइस जो रहेगा वही सीधा तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। यहां पे क्यों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा, क्योंकि जिस दिन राइट मुझे ऑफर हुआ था और जिस दिन मैंने किसी को रिनाउंस किया उसके बीच में पीरियड है वो कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, इसके लिए यहां पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अब एक चीज समझना, जो रिनाउंसी है, जिसने मेरे से राइट खरीदा था, जिसने मेरे से राइट खरीदा था उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा, वॉट एवर ही पेड टू मी, मींस जो मेरे को राइट के लिए पे किया एंड जितना वो कंपनी को पे करेगा, दोनों की टोटल है वो वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी राइट खरीदने वाले के लिए। तो जैसे मान लो रिलायंस ने मुझे राइट दिया, आई ट्रांसफर दैट राइट फॉर 100 रुपीज टू समवन एंड कंपनी इज अलॉटिंग राइट शेयर एट 1200, तो उस पर्सन के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी 1300, बिकॉज 100 पेड टू बीबी सर एंड 1200 पेड टू द कंपनी, सो टोटल कॉस्ट विल बी द 1300। अब एक चीज समझना, राइट शेयर किसी भी शेयर्स के केस में आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है, अलॉटमेंट की डेट से। मींस जिस डेट को आप एप्लीकेशन करते हो वहां से नहीं, जिस डेट को आपको अलॉटमेंट होता है, जिस डेट को आपको अलॉटमेंट होता है वो अलॉटमेंट की डेट से आपको बेटा है वो आपको वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह लेने का है। उसके बाद बाकी असेट्स के केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, जो कॉस्ट था, और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर करके, ठीक है। और अगर मान लो आपका इंप्रूवमेंट है वो 1/4/2001 से पहले का इग्नोर करने का, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब एक बात समझना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, जितना आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जितना उस असेट के लिए इंप्रूवमेंट के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बन जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, 3 असेट की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा निल लेने का, एक तो गुडविल ऑफ बिजनेस, दूसरा पेटेंट कॉपीराइट, और तीसरा राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ है तो भी आपको निल लेने का, इग्नोर कर देने का करके, ठीक है। और बाकी वाली असेट का जो इंप्रूवमेंट है वो आपको लेने का, लेकिन 1/4/2001 से पहले का छोड़ देने का, 1/4/2001 के बाद का लेने का। अब एक चीज समझना,
नॉर्मली आपको कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगता है, तो मैंने आपको बताया कैपिटल गेन आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपकी एसेट ट्रांसफर होती है। तो ट्रांसफर होती है उसी ईयर में आपको कैपिटल गेन लगता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहला एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं 45 सबसेक्शन 2, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब एक चीज समझना, जब भी आपका कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस केस में ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाता है जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपने स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड किया। तो जिस ईयर में आपने स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड किया उस ईयर में आपको क्या लगेगा, जिस ईयर में आपने स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड किया उस ईयर में आपको कैपिटल गेन लगेगा। अब एक चीज समझना, इसमें दो पार्ट में इनकम को निकालते हैं, एक तुम्हारा कैपिटल गेन और एक तुम्हारा पीजीबीपी। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा, एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, मींस जिस स्टॉक को कन्वर्ट किया उस टाइम का जो एफएमवी था दैट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कैपिटल गेन, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा और आपको कैपिटल गेन का अमाउंट मिल जाएगा। पीजीबीपी का इनकम कैसे आएगा, तो स्टॉक जितने में आपने सेल किया और माइनस एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, वो कॉस्ट बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और वो तुम्हारा बिजनेस का इनकम है वो आ जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां कैपिटल गेन और पीजीबीपी दोनों पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में स्टॉक को सोल्ड किया। अब एक और चीज समझना, मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ उस ईयर में ट्रांसफर तो माना जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में स्टॉक सोल्ड होता है। सर एक बात बताओ, स्टॉक अगर प्रोपोर्शनेटली सोल्ड हुआ तो कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा और ये पूरा टैक्सेबल होगा? राइट आंसर इज प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा। जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन भी आपका प्रोपोर्शनेटली है, वो प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल है, वो हो जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद एक चीज समझना, जैसे 54 ईसी का वगैरह जो एग्जेम्पशन मिलता है, वो एग्जेम्पशन 54 ईसी का कब मिलता है आपको पता रहेगा, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और 6 मंथ के अंदर अंदर आपको एनएचए आरईसीएल के बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं। तो एक बात बताओ, इस केस में कन्वर्जन के केस में ट्रांसफर तो ऑलरेडी पहले हो चुका होगा, ट्रांसफर तो ऑलरेडी पहले हो चुका होगा जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ था। तो यहां पे ये 6 मंथ का टाइम लिमिट क्या ट्रांसफर की डेट से गिना जाएगा या फिर स्टॉक सोल्ड की डेट से गिना जाएगा? तो यहां पे एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीबीडीटी का एक सर्कुलर है, वो ये बोलता है कि जिस टाइम आपने स्टॉक सोल्ड किया वो स्टॉक की सेल की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप एनएचए आरईसीएल पीएफसीएल या आईआरएफसीएल में अगर इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपको 54 ईसी का इन्वेस्ट आपको बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, एक मैंने कंसेप्ट सिखाया था पहले, तो आपको बताया कि आपका कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट होता है तो क्या होगा, कैपिटल गेन उस ईयर में लगता है जिस ईयर में स्टॉक बिकता है, दोनों कैपिटल गेन पीजीबीपी दोनों पे कैपिटल गेन उस ईयर में लगता है जिस ईयर में स्टॉक बिकता है। लेकिन सर अगर स्टॉक कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गया तो दैट इज द उल्टा केस, कि अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है वो स्टॉक इन ट्रेड आपका कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गया तो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, अगर आपका स्टॉक कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हुआ तो जिस ईयर में कन्वर्ट हुआ ना उसी ईयर में पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा। जिस ईयर में कन्वर्ट हुआ उसी ईयर में पीजीबीपी में टैक्स लगेगा, और जिस साल में फिर वो कैपिटल एसेट बेचोगे उसमें कैपिटल गेन में लगेगा। यहां अलग है थोड़ा, देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही आपका स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हुआ तो जिस ईयर में कन्वर्ट हुआ उसी साल पीजीबीपी में टैक्स लगा दो। पीजीबीपी में टैक्स कैसे लगा हुए, तो पीजीबीपी में सेल प्राइस लोगे एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, और जो स्टॉक का कॉस्ट वगैरह रहेगा ओपनिंग स्टॉक वो लेस कर दोगे, वो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी उस ईयर में जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ। सर कैपिटल गेन कब लगेगा, जिस ईयर में वो कैपिटल एसेट फिर आप बेचोगे, तो कैपिटल एसेट बेचोगे उस साल में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस, और जो एफएमवी थी ना स्टॉक की वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। जो एफएमवी थी वो एफएमवी तुम्हारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे, कन्वर्जन से, क्योंकि कन्वर्जन की डेट के बाद ही तो वो कैपिटल एसेट बना है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कन्वर्जन से लोगे। मैंने एग्जांपल दे रखे, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, एक बात समझना, मैं आपको पहले क्या बता चुका हूं कि कैपिटल गेन उस ईयर में लगता है जिस ईयर में ट्रांसफर होता है, लेकिन मैं उसके कुछ एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं। और नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है 45(5) दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरीली एक्वायर्ड कर लेती है, जबरदस्ती वो ले लेती है, तो वो भी ट्रांसफर माना जाता है, कैपिटल गेन लगेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाता है जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर्ड की, बट आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलता है। जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होता है उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा। अब एक बात समझना, कंपनसेशन रिसीव्ड होता है तो टैक्स कौन से ईयर में लगेगा, जिस ईयर में कंपनसेशन मिलता है। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, सबसे पहले इनिशियल कंपनसेशन आपको मिला तो इनिशियल कंपनसेशन मिला तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इनिशियल कंपनसेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप लेस कर दोगे, आपको कैपिटल गेन का अमाउंट है वो मिल जाएगा इनिशियल कंपनसेशन पे। अब एक चीज समझना, अगर मान लो आप इनिशियल कंपनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे और आप कोर्ट वगैरह में कहीं पे गए और आपका कंपनसेशन बढ़ा दिया, एनहांस कर दिया, तो एनहांस कंपनसेशन पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में एनहांस कंपनसेशन आपको मिलता है। तो एनहांस कंपनसेशन जिस ईयर में मिला तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में एनहांस कंपनसेशन माइनस कॉस्ट वापस
लेस नहीं करोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वापस लेस नहीं करोगे, क्योंकि इनिशियल कंपनसेशन पे कैपिटल गेन निकालते टाइम आप ऑलरेडी लेस कर चुके होंगे। लेकिन एनहांस कंपनसेशन के सामने आपको एक चीज का डिडक्शन मिलेगा, दैट इज द लीगल और लिटिगेशन चार्जेस। अगर लीगल लिटिगेशन चार्जेस हुए तो उसका आप डिडक्शन ले लो और आपको कैपिटल गेन वहां पे भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, एनहांस कंपनसेशन पे कैपिटल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? दैट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल कंपनसेशन पे क्या हुआ था। जो इनिशियल ओरिजिनल कंपनसेशन मिला था तब अगर लॉन्ग टर्म हुआ था तो वहां पे भी लॉन्ग टर्म होगा, और अगर पहले शॉर्ट टर्म हुआ था तो वहां पे भी शॉर्ट टर्म होगा। इन सिंपल वर्ड बताओ, पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारी जो कैपिटल असेट कंपल्सरी एक्वायर्ड की गवर्नमेंट ने वो अगर लॉन्ग टर्म थी तो कैपिटल गेन दोनों लॉन्ग टर्म होंगे, और वो शॉर्ट टर्म थी तो कैपिटल गेन दोनों शॉर्ट टर्म होंगे। अब एक चीज समझना, सर अगर कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल जाए तो, कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल जाए तो क्या होगा? तो देखो, अगर इनिशियल कंपनसेशन है वो इंस्टॉलमेंट में मिला तो पूरे कंपनसेशन पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है। क्या बोला मैंने? इफ इनिशियल कंपनसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट देन टोटल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। जिस ईयर में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है उस ईयर में पूरे इनिशियल कंपनसेशन पे टैक्स लग जाएगा। बट अगर एनहांस कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिला तो उस केस में इट विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव, मींस जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल होगा, क्योंकि एनहांस कंपनसेशन का भरोसा नहीं। इनिशियल कंपनसेशन तो गवर्नमेंट ने कमिट किया मिलने ही वाला है, तो भैया जिस ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली उस ईयर में पूरे इनिशियल कंपनसेशन पे टैक्स लग जाएगा। बट एनहांस कंपनसेशन पे टैक्स लगेगा एज एंड व्हेन रिसीव, जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे टैक्स लगेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपका एनहांस कंपनसेशन मिलता है ड्यू टू द इंट्रीम ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखना, एनहांस कंपनसेशन अगर आपको मिलता है ड्यू टू द इंट्रीम ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, इंट्रीम ऑर्डर का मतलब टेम्पररी ऑर्डर, अगर कोर्ट ने कोई टेम्पररी ऑर्डर, इंट्रीम ऑर्डर पास करके अगर आपको कोई कंपनसेशन दिया तो वो जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड, मतलब जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर पास होगा उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर एनहांस कंपनसेशन आपको इंट्रीम ऑर्डर ऑफ कोर्ट की वजह से मिलता है, मींस कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर की वजह से मिलता है, देन इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड, जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर बनेगा उस ईयर में टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कंपनसेशन लेट मिलता है तो उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर कंपनसेशन आपको लेट मिलता है तो उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है, वो इंटरेस्ट आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा और अदर सोर्सेज में आपको 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे इंटरेस्ट 1 लाख मिला तो ओनली 50,000 है, वो 50,000 ही टैक्सेबल होगा। तो इफ लेट कंपनसेशन पे आपको इंटरेस्ट मिला तो दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड वहां पे आपको 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई भी कंपल्सरी एक्विजिशन होता है और एज पर द राइट टू that is right to fair compensation and transparency in the land acquisition, rehabilitation and resettlement act, that is RFCTLARR, एक एक्ट का नाम है। उस एक्ट में अगर ऐसा लिखा है कि इस कंपल्सरी एक्विजिशन पे टैक्स नहीं लगेगा तो इनकम टैक्स में उस पे टैक्स नहीं लगेगा। मींस उस एक्ट में लिखा हुआ है, भले इनकम टैक्स में ना लिखा हो बट उस एक्ट में लिखा हुआ है कि टैक्स नहीं लगेगा, तो डोंट वरी, यहां इनकम टैक्स में भी उस पे टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मींस डिस्ट्रॉय हो जाती है और इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो कैपिटल गेन कब लगेगा? तो देखो नॉर्मली तो मैंने क्या बोला हुआ है कि हमेशा आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगता है जिस ईयर में ट्रांसफर होता है, बट ये भी उसका एक्सेप्शन है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन डैमेज होती है ड्यू टू द 4 रीजन, 4 रीजन की वजह से, पहला नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, दूसरा अगर राइट हो गया, तीसरा एनिमी अटैक हो गया, चौथा फायर एक्सप्लोजन। तो अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू द या तो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, राइट की वजह से, एनिमी अटैक की वजह से, फायर एक्सप्लोजन की वजह से, तो ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में इंश्योरेंस क्लेम मिला। तो जिस ईयर में इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो आपका ईयर में टैक्स लगेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दोगे, आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन टैक्स उस ईयर में लगता है जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन 45(5) है, दैट इज जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। अब एक चीज समझना, यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि सर एक बात बताओ, ये जेडीए में एंटर करते हैं, आपको पता है बिल्डर के साथ में, बिल्डर को अपन जमीन दे देते हैं, बिल्डर को घर देते थे, तो बिल्डर उस पर फ्लैट बना के और फिर अपने को फ्लैट देता है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले जब ट्रांसफर का डेफिनेशन पढ़ा रहा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपने किसी को पोजेशन दे दिया तो वो तो ट्रांसफर मान लिया जाएगा, पोजेशन दे दिया तो ट्रांसफर मान लिया जाएगा, कैपिटल गेन लगना चाहिए, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज 45(5) है। 45(5) ये बोलता है कि जब भी अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ, ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करता है, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है उसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने बिल्डर को हैंडओवर कर दी अंडर द जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, अंडर द जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, तो ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में आपने पोजीशन हैंडओवर किया, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में भैया उस प्रोजेक्ट का सीसी आता है।
जिस ईयर में उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है उस ईयर में आपको टैक्स लग जाएगा। तो वापस बोल रहा हूं, देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला कि इन केस ऑफ द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एचयूएफ। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ने कोई लैंड बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग में इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डर को हैंडओवर की, तो जैसे ही बिल्डर को हैंडओवर की उस ईयर में ट्रांसफर तो मान लिया जाएगा, लेकिन टैक्स आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में टैक्स आपको उस ईयर में लगेगा टैक्स आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उस प्रोजेक्ट का सीसी आ जाता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है, उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा। अब एक बात समझना, सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उस प्रोजेक्ट में आपका जो शेयर है, मींस आपको जो फ्लैट वगैरह मिलने वाला है, उसका एसडीवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑन विच सीसी इज रिसीव्ड। मतलब जिस डेट को सीसी रिसीव हुआ उस दिन उस प्रॉपर्टी में आपका जो शेयर है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, और प्लस अगर आपको कोई मनी भी मिल रहा है तो वो मनी भी ऐड हो जाएगा, दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो आपका लगा था, आपने जो प्रॉपर्टी बिल्डर को ट्रांसफर की थी उसमें जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगा था, वो उसमें से अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब एक और चीज समझना, अगर आपको जो बिल्डर ने नया प्रॉपर्टी दिया, कैपिटल गेन लग गया, तो कल उठ के अगर वही प्रॉपर्टी आप वापस बेच देते हो तो उसका कॉस्ट क्या होगा? तो मैं बताऊं, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था वही उसका कॉस्ट बन जाएगा। तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने लिया था फॉर द कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक चीज समझना, यहां पे एग्जांपल्स वगैरह मैंने दे रखे हैं, आप उसको देख लेना। तो मैंने बोलूं कि सेक्शन 45(1) तो क्या बोलता था कि जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उसी ईयर में टैक्स लगता है, लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन है। जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उसी ईयर में टैक्स लगता है, लेकिन उसके कितने एक्सेप्शन है? 4। बोलो कितने एक्सेप्शन है? 4। अब एक चीज समझना, 4 एक्सेप्शन कौन कौन सा? सबसे पहला 45(2), in case of conversion of capital asset into stock in trade, your transfer took place in the year of conversion, but tax will be paid in the year in which stock is sold. In case of compulsory acquisition of capital asset, transfer took place in the year in which your property is compulsorily acquired, but tax will be paid in the year in which compensation is received. In case of destruction of property, transfer took place in the year of destruction, but tax will be paid in the year in which insurance claim is received. And in case of the joint development agreement, your transfer took place in the year in which possession is handed over, but tax will be paid in the year in which that CC of project is received. CC of project is received, उस ईयर में आपको टैक्स लग जाएगा। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन 45(3) ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफर करता है, पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफर करता है एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज, या फिर मेंबर एओपी बीओआई को असेट ट्रांसफर करता है, तो उस पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। वो पार्टनर मेंबर है, उसके हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा पता है? अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मींस पार्टनरशिप फर्म जिस वैल्यू पे असेट को रिकॉर्ड करती है, दैट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब उसका उल्टा, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को असेट ट्रांसफर करती है ऑन द लिक्विडेशन और अदरवाइज, मींस अगर मान लो उसका लिक्विडेशन हो रहा है या कभी भी करके, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को असेट ट्रांसफर करती है तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, दैट इज द एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो देखो दो सेक्शन है, 45(3), 45(4). 45(3) बोलती है पार्टनर टू फर्म, दूसरा फर्म टू पार्टनर। पहले वाले केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा, दैट इज द अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और दूसरे में एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर करके, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 45(2) ये बोलती है कि अगर मान लो आपकी जो सिक्योरिटी रहती है वो डीमैट फॉर्म में रहती है। डीमैट फॉर्म का मतलब डीमटेरियलाइज फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे आपने आज 10,000 शेयर खरीदे, कल 15,000 खरीदे, फिर 20,000 खरीदे, फिर 25,000 खरीदे, वो तो डीमैट हो गया, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे। अब क्वेश्चन ये आता है, आगे जाके आपने कोई 10,000 शेयर बेच दिए, तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन से वाले बेचे, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको फीफो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। मींस जो उस डीमैट अकाउंट में पहले आया था वो सबसे पहले बाहर जाएगा। मींस यू हैव टू फॉलो द फीफो मेथड। नेक्स्ट सेक्शन 50C। 50C क्या बोलती है कि अगर मान लो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो एसडीवी वाला कंसेप्ट याद आया? तो देखो 50C क्या बोलती है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और आपका जो कंसिडरेशन है ना, सेल्स कंसिडरेशन, वो एसडीवी से कम है, मींस एसडीवी ज्यादा है, और एसडीवी कितना ज्यादा है पता है? सेल कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा है। मींस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके सेल कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। अगर आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गलत है, तो उस केस में आप एओ को रिक्वेस्ट कर सकते हो। एओ आपका केस है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने एसडीवी बढ़ा दिया तो भाई एक काम करो, वैल्यूएशन ऑफिसर के वैल्यू को इग्नोर कर दो। बट वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर एसडीवी कम कर दिया, वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर एसडीवी कम कर दिया, तो जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर जो एसडीवी निकालेगा, दैट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो देखो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। मैंने बोला आप अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कंसिडरेशन से ज्यादा है, कंसिडरेशन से कितना ज्यादा है? 105% से ज्यादा है। अगर कंसिडरेशन से 105% से ज्यादा है तो एसडीवी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन अगर आप एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं हो, योर केस मे बी ट्रांसफर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर बाय असेसिंग ऑफिसर। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर
ऑफिसर ने एसडीवी बढ़ा दी, वैल्यू बढ़ा दी, तो इग्नोर करो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू, बट कम कर दी तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू रहेगी दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब एक और चीज समझना सर, ये एसडीवी जो लेते हैं ये कौन सी डेट की लेनी है, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेते हैं ये कौन सी डेट की लेनी है, मींस रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है या अग्रीमेंट की डेट की लेनी है। देखो नॉर्मली तो रजिस्ट्रेशन की डेट की लेते हैं, जो एसडीवी है वो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट की लेते हैं, लेकिन अग्रीमेंट की डेट की ले सकते हैं अगर आपको अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पेमेंट रिसीव हो गया हो। अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ पेमेंट रिसीव हो गया हो, अकाउंट पे ही चेक, बाय अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी नोटिफाइड। अगर ये चार मोड से आपको पैसा मिल गया हो अप टू द डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी है वो आप ले सकते हो। उसके बाद सेक्शन 50 सी है। 50 सी क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी अनलिस्टेड शेयर ट्रांसफर करते हो, आप अनकोटेड या अनलिस्टेड शेयर है वो ट्रांसफर कर देते हो। जैसे मान लो आई कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ द प्रोवाइज के शेयर है मेरे पास, ठीक है, और प्रोवाइज के प्राइवेट लिमिटेड के शेयर है, मैंने अगर मान लो किसी को ट्रांसफर कर दिए, दैट इज द अनलिस्टेड शेयर मैंने ट्रांसफर किए। तो अनलिस्टेड शेयर अगर ट्रांसफर कर दिए और वो अगर आपने एफएमवी से कम पे किए, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम पे किए, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड बोल दो, अनलिस्टेड शेयर अगर आपने एफएमवी से कम पे ट्रांसफर किए तो एफएमवी आपके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो माना जाएगा। सेक्शन 50D क्या बोलता है कि अगर मान लो कभी क्या होता है आप कोई प्रॉपर्टी बेच देते हो और उसका कंसिडरेशन डिटरमिनेबल नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जो आपको रिसीव इन रिटर्न होता है, जीएसटी में पड़ा हुआ कंसिडरेशन मींस रिसीव्ड इन रिटर्न। तो अगर आपको जो कंसिडरेशन जो मिलने वाला है वो डिटरमिनेबल ही नहीं है, जैसे मैंने आपको मेरा घर ट्रांसफर कर दिया और मैंने बोला जिंदगी भर आपके घर पे खाना खाऊंगा, तो यहां खाना खाऊंगा दैट कंसिडरेशन इज नॉट डिटरमिनेबल। तो उस केस में क्या होता है, जो असेट जा रही है ना उसी का फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर की उसका कंसिडरेशन डिटरमिनेबल नहीं था, तो जो एसेट जा रही है ना उसी का फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 51, सेक्शन 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड। अगर कोई एडवांस मनी या टोकन मनी आपने फॉरफिट कर दिया, एडवांस मनी टोकन मनी अगर आपने फॉरफिट कर दिया तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी बेच रहे थे, बिकी नहीं, और वो एडवांस मनी आपने ले लिया था, टोकन मनी ले लिया था, अपनी जेब में डाल दिया था, लेकिन लास्ट में वो बिकी नहीं, तो वो आपने फॉरफिट कर लिया, वो आपने खा लिया, तो उसका क्या होगा। तो देखो अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया है वो 1/4/2014 से पहले वाला है, 1/4/2014 से पहले वाला है, तो उस एडवांस मनी फॉरफिटेड को आपको कॉस्ट में से लेस करना पड़ेगा। जब भी आप प्रॉपर्टी को बेचोगे आपको कॉस्ट में से लेस करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट में से, अगर 1/4/2001 से बाद वाला है तो कॉस्ट में से लेस करोगे, लेकिन 1/4/2001 से पहले का प्रॉपर्टी है तो उसके लिए तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है वो कॉस्ट लेते हो, तो क्या एफएमवी में से लेस करेंगे, आंसर इज यस। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो डब्ल्यूडीवी लेस करते हैं, तो क्या डब्ल्यूडीवी में से लेस करेंगे, आंसर इज यस, आपको डब्ल्यूडीवी में से लेस करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट आपने किया है, पैसा खाया है, वो 1/4/2014 से पहले खाया है, तो आपको कॉस्ट में से लेस करना है। किस में से लेस करना है, कॉस्ट में से। मींस एडवांस मनी फॉरफिटेड बिफोर 1/4/2014 यू हैव टू रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट एडवांस मनी फॉरफिट है वो अगर 1/4/2014 के बाद वाला है, तो उसके लिए आईएफओएस में एक नई सेक्शन आई है 56(2)(11) करके, ठीक है, सॉरी 2(9) करके, और 56(2)(9) के हिसाब से वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। देखो एडवांस मनी फॉरफिट किया कब है, पहली चीज, अगर 1/4/2014 से पहले वाला है तो कॉस्ट में से लेस करो, और 1/4/2014 के बाद वाला है तो सीधा आईएफओएस में टैक्सेबल कर दो। अब एक और चीज समझना, जब 1/4/2014 से पहले वाला है तो आपको कॉस्ट में से लेस करना पड़ता है, लेकिन बिफोर इंडेक्सेशन या आफ्टर इंडेक्सेशन, राइट आंसर इज बिफोर इंडेक्सेशन। मींस किसी भी असेट की कॉस्ट को इंडेक्स करने से पहले बिफोर इंडेक्सेशन आप लेस करो, और उसके बाद में आप इंडेक्सेशन है वो इंडेक्सेशन करोगे। एक और चीज समझना, एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय करंट ओनर, करंट ओनर ने जो एडवांस मनी फॉरफिट किया है वही लेस करना है। अगर प्रीवियस ओनर ने कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया था तो वो लेस नहीं करना है। जैसे मान लो मेरे पास एक असेट थी, मैंने मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दी और मेरी वाइफ ने उसको बेच दिया, और एडवांस मनी फॉरफिटेड मैंने किया था, तो उस वाइफ के मतलब उसमें से लेस नहीं होगा। वाइफ को कॉस्ट तो मेरा मिलेगा बट एडवांस मनी फॉरफिटेड लेस नहीं होगा, क्योंकि लॉ बोलता है ओनली प्रेजेंट ओनर ने एडवांस मनी फॉरफिट किया वही लेस करना है। नेक्स्ट सेक्शन 50B इज अ स्लम्प सेल। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। स्लम सेल का मतलब क्या होता है कि आप पूरा बिजनेस बेच देते हो, आपका जो बिजनेस है वो पूरा एक साथ में लमसम कंसिडरेशन से बेच देते हो, एक साथ में बेच देते हो पूरा बिजनेस, या कोई सेगमेंट बेच देते हो, कोई यूनिट बेच देते हो लमसम कंसिडरेशन से, विदाउट असाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल असेट एंड लायबिलिटीज। में इंडिविजुअल असेट लायबिलिटी की वैल्यू पता नहीं है, एक साथ में आप पूरा बिजनेस बेच देते हो, दैट इज कॉल्ड स्लम सेल। अब एक चीज समझना, स्लम सेल के केस में सर क्या करें, इतनी सारी असेट एक साथ में बेच दी, मान लो 100 करोड़ में, सर हर असेट का कितना वैल्यू कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो आप एक काम करो, उस पे आप ये मानो कि जो बिजनेस बिका है, जो यूनिट बिका है, दैट इज द वन असेट, and calculate the capital gain on that asset. How you will calculate, take the full value of consideration is a lump sum consideration.
माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, नेटवर्थ ऑफ दैट यूनिट, जो यूनिट बिका है उसका नेटवर्थ लो। बट नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी। असेट में एक चीज ध्यान रखना, जो डेप्रीशिएबल असेट है उसके लिए आप लोगे WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जो भी डेप्रीशिएबल असेट है उसके लिए आप लोगे WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और जो भी तुम्हारी नॉन डेप्रीशिएबल असेट है उसके लिए आप ले लोगे बुक वैल्यू। तो देखो, डेप्रीशिएबल असेट के लिए WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, नॉन डेप्रीशिएबल असेट के लिए बुक वैल्यू, और लायबिलिटी को आप बुक वैल्यू से लेस करो, जो भी बचेगा दैट इज द नेटवर्थ। एक चीज समझना, यहां नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए अगर किसी असेट को रीवैल्यूड किया है तो उसको आपको हटाना है, मींस रीवैल्यूड नहीं करना, भले 10 साल पहले रीवैल्यूड किया था तो भी आपको हटाना है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उसी पे आपको लेना है। अब एक और चीज समझना, नेटवर्थ जो भी आएगा वो नेटवर्थ पे क्या इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, आंसर इज नो। यहां पे इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, नेटवर्थ पे इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, एक बात बताऊं आपको, मैं बोलूं दो तीन जगह ऐसी है, ठीक है, 3-4 जगह है जहां लॉन्ग टर्म हो सकता है लेकिन इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक तो स्लम सेल, एक डिबेंचर बॉन्ड्स के केस में, एक तुम्हारा वो सनी वाला केस, नॉन रेजिडेंट है वो असेट्स बेचता है तो उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता करके, ठीक है, और एक तुम्हारा 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वहां पे भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। अब एक चीज समझना, जो भी कैपिटल गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको ये देखना है कि जो बिजनेस आपने बेचा है, जो यूनिट आपने बेची है, वो 3 साल पहले अगर स्टार्ट किया था, 3 साल से पहले स्टार्ट किया था तो लॉन्ग टर्म होगा, और 3 साल अगर नहीं हुआ है तो उस केस में शॉर्ट टर्म होगा। मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह है वो इससे रिलेटेड करवा चुका हूं। ठीक है, अब एक बात समझना, सेक्शन 47, सेक्शन 47 क्या बोलता है पता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते, उनके केस में कैपिटल गेन लगता ही नहीं। देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन, दोस ट्रांजैक्शंस आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल। सबसे पहला, अगर मान लो एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है और एचयूएफ के पार्टीशन के टाइम पे जो मेंबर्स को असेट बांटी जाती है वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। दूसरा, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो, विल देते हो, या इररिवोकेबल ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज इनहेरिटेंस और ऑल, तो गिफ्ट, विल और जो तुम्हारा इनहेरिटेंस है वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। तीसरा मैं बताऊं, अब एक और चीज समझना, मैंने क्या बोला, गिफ्ट दिया, विल में दिया, इनहेरिटेंस में दिया, वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आपको कोई शेयर ईसॉप में मिला था, अगर आपको कोई ईसॉप में शेयर मिला था और वो किसी को गिफ्ट दे दिया तो कैपिटल गेन लगेगा। अगर आपने शेयर जो मिला था वो ईसॉप में मिला था और उसको अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो उसमें केस में कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा गिफ्ट में, तो उस केस में जिस दिन आपने गिफ्ट किया उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा, जिस दिन आपने गिफ्ट किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू है, दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद में एक चीज समझना, अगर अमलगमेशन हो जाता है और पुरानी कंपनी नई कंपनी को असेट ट्रांसफर कर देती है अमलगमेशन में, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। या होल्डिंग कंपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो 5 केसेस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कौन कौन से 5 केसेस, वापस मेरे साथ बोलो। एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है, मेंबर में असेट बांटी जाती है, या किसी को आप असेट गिफ्ट दे देते हो, विल दे देते हो, इनहेरिटेंस में दे देते हो करके, ठीक है। या फिर मैंने आपको क्या बोला, अगर अमलगमेशन में असेट ट्रांसफर होती है या होल्डिंग ने 100% सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर की, तो उस केस में ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। अब एक बात समझना, आपको जो याद रखना है वो सिर्फ यहां पे एक तो एचयूएफ वाला याद रखना है और एक आपको गिफ्ट वाला याद रखना है। देखो, अगर मैंने कोई एसेट किसी को गिफ्ट की तो ट्रांसफर नहीं माना गया, कैपिटल गेन नहीं लगा। लेकिन एक बात बताओ, आगे वाला बंदा जब भी उसको बेचेगा तो कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। तो देखो, पहले कैपिटल गेन नहीं लगेगा, फिर अगर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। कॉस्ट क्या लोगे, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट था वो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ले लोगे, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे, प्रीवियस ओनर से, मींस पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर। इंडेक्सेशन कहां से लोगे, प्रीवियस ओनर से। आपको मंजुला जे शाह का मैंने केस लॉ बताया था और मैंने बोला प्रीवियस ओनर से ही आपको देखो, कॉस्ट भी प्रीवियस ओनर का, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का, इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर का, एंड अगर इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर ने करवाया है तो वो भी आपको ले लेने का, ऐसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद में एक बात समझना, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर है और वो कंपनी का अमलगमेशन हो जाता है और अगर आपको पुरानी कंपनी के बदले नई कंपनी के शेयर मिल जाते हैं, अगर आपको पुरानी कंपनी के बदले नई कंपनी के शेयर मिल जाते हैं, तो उस केस में जो नई कंपनी के शेयर मिले पुरानी कंपनी के शेयर के बदले, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, नई कंपनी के शेयर का कॉस्ट क्या होगा, वही जो पुरानी कंपनी के शेयर का कॉस्ट था। पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी कंपनी के शेयर से लोगे और इंडेक्सेशन भी पुरानी कंपनी के शेयर से ले लोगे। ऐसे का ऐसे आपको डीमर्जर के केस में, जब किसी कंपनी का डीमर्ज हो जाता है, कंपनी टूट जाती है और क्या होता है कि नई कंपनी के भी आपको शेयर मिलते हैं, तो वो कोई ट्रांसफर नहीं माना जाता है करके, ठीक है। उसके बाद में ये अमलगमेशन डीमर्जर वाले पॉइंट है वो तो ठीक है। अब एक बात समझना, अगर जो आपका रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, एक एनआर ने दूसरे एनआर को इंडिया के बाहर बेचा, ये नॉन रेजिडेंट वाला आपको है वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं करके, ठीक है।
क्योंकि नॉन रेजिडेंट वाला पार्ट है वो इंटरमीडिएट के लिए नहीं आता है। चलो आप एक काम करो, तो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो, अगर कोई रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है इंडियन कंपनी का, इंडिया के बाहर एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेचा तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। या गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी था, इंडिया के बाहर एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेचा तो उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, मैंने जो आपको बताया था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, जिसपे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई जिसपे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अब एक चीज समझना, अगर इसका रिडेम्पशन होता है और इंडिविजुअल असेसी है, असेसी इंडिविजुअल, दो वर्ड पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। देखो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है और उसका क्या हो रहा है, एक तो रिडेम्पशन हो रहा है और असेसी इंडिविजुअल है। अगर ये दो चीजें है, रिडेम्पशन और असेसी इंडिविजुअल है, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन नहीं लगता, दैट इज द टोटली एग्जेम्प्ट। उसके बाद एक चीज समझना, अगर आपके पास कोई ड्राइंग है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स वगैरह, आपके पास पेंटिंग्स वगैरह है, वो आप किसी को भी बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन आपने अगर इसको गवर्नमेंट को बेच दिया, या जो गवर्नमेंट की जो आर्ट गैलरी होती है उसको बेचा, या नेशनल म्यूजियम को बेचा, या नेशनल आर्काइव को बेचा, नेशनल आर्ट गैलरी को बेचा, पब्लिक म्यूजियम्स को बेचा, तो उस केस में उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, अगर आपके पास डिबेंचर, बॉन्ड्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, आप क्या करते हो, उसी कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कन्वर्जन, कन्वर्टिबल डिबेंचर सुना आपने। तो डिबेंचर, बॉन्ड्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, वो उसी कंपनी के अगर मान लो डिबेंचर या शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कन्वर्जन के टाइम पे टैक्स नहीं लगता। जैसे मान लो रिलायंस के आपके पास डिबेंचर थे, वो डिबेंचर है वो उसी कंपनी के रिलायंस के शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो कन्वर्जन के टाइम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब भी वो शेयर्स आप बेचोगे, जब भी जो नया वाला शेयर्स है वो आप बेचोगे तो टैक्स लगेगा। आंसर इज यस, कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन वो शेयर का कॉस्ट क्या लोगे, तो शेयर का कॉस्ट आप वही लोगे जो पुराना डिबेंचर का कॉस्ट था। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे, डिबेंचर, और इंडेक्सेशन कहां से लोगे, डिबेंचर से करके, ठीक है, जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवा रखा है। उसके बाद एक बात समझना, अगर किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। मीन जब कन्वर्ट होते हैं तब ट्रांसफर नहीं माना जाता, लेकिन जब भी आप इक्विटी शेयर बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लोगे, प्रेफरेंस शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे, प्रेफरेंस शेयर से, और इंडेक्सेशन भी कहां से लोगे, प्रेफरेंस शेयर से। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि म्यूचुअल फंड की दो स्कीम का अगर मर्जर हो जाता है, दो स्कीम का मर्जर हो जाता है, जैसे मान लो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का मेरे पास स्कीम ए है और मेरे स्कीम ए का मान लो बी के साथ मर्ज हो गया और मुझे स्कीम ए के बदले बी की यूनिट मिल गई, ठीक है। तो देखो म्यूचुअल फंड की दो स्कीम है, अगर उसका मर्जर हो जाता है तो मर्जर में आपको अगर पुरानी स्कीम के बदले, जो म्यूचुअल फंड की पुरानी स्कीम की यूनिट थी उसके बदले नई स्कीम की यूनिट मिल जाती है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन बेटा जब भी वो नई स्कीम की यूनिट जो मिली है वो बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। कॉस्ट किसकी लोगे, पुरानी स्कीम की यूनिट का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे, पुरानी स्कीम की यूनिट से, और इंडेक्सेशन भी कहां से लोगे, पुरानी स्कीम की यूनिट से। ऐसा ही, लेकिन एक चीज समझना, यहां पे मर्जर जो होना चाहिए ना, दो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम मर्ज होनी चाहिए या दो डेट ओरिएंटेड स्कीम मर्ज होनी चाहिए, तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर इक्विटी डेट के साथ मर्ज होगे, इक्विटी बन गई, या डेट इक्विटी के साथ मर्ज होगे, डेट बन गई, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मिस यहां पे अपनी कास्ट में शादी होनी चाहिए करके, ठीक है। अगर इसमें कास्ट में शादी हो रही है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि स्कीम्स होती है उसके अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड के प्लान होते हैं, जैसे डिविडेंड प्लान, ग्रोथ प्लान एंड ऑल। तो अगर मान लो एक म्यूचुअल फंड का स्कीम है उसके अंदर के प्लान है, तो प्लान मर्ज होते हैं और आपको नई प्लान की यूनिट मिल जाती है, तो उस केस में भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान लो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का मेरे पास डिविडेंड प्लान था और वो डिविडेंड प्लान है वो ग्रोथ प्लान के साथ मर्ज हो गया, ठीक है, और वो एक ही स्कीम का था। अब मुझे ग्रोथ प्लान की यूनिट मिल गई, तो क्या जैसे ही एक्सचेंज हुआ, जैसे ही मुझे नई यूनिट मिली, क्या टैक्स लगेगा, आंसर इज नो। लेकिन जब मैं नई वाली यूनिट को बेचूंगा तो टैक्स लगेगा, आंसर इज यस। कॉस्ट किसकी लूंगा, पुरानी वाली यूनिट का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, पुरानी वाली यूनिट से। इंडेक्सेशन कहां से अगर होता है तो पुरानी वाली यूनिट से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जेम्पशन। सबसे पहले एग्जेम्पशन हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द 54 क्या बोलती है, एग्जेम्पशन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। पहली चीज तो दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। आपको करना है क्या है, अगर आप कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो देखो ट्रांसफर क्या किया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आप उससे वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया अगर आप एक्वायर करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, ट्रांसफर क्या किया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, परचेज क्या करना है, वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, और जो पुराना हाउस प्रॉपर्टी था उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अब एक चीज समझना, इस साल से अमेंडमेंट है कि आप दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर पुराने वाले जो घर बेचा उस पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़। सो पुराने वाले घर पे इफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़, तो जो आप नए खरीद रहे हो वो दो हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे तो भी आपको एग्जेम्पशन है, वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, ये वाला बेनिफिट जो है वो दो घर खरीदने वाला वो आप ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ले सकते हो, अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ले सकते हो। अब एक
एक चीज समझना सर, जो नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदना है वो कब तक खरीदना है, उसका टाइम लिमिट क्या है, -1 +2 +3। इसका मतलब इट हैज टू बी परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और 2 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर और कंस्ट्रक्शन विद इन 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब एक चीज समझना सर, लंबा टाइम लिमिट है 2 साल 3 साल का, लेकिन आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक क्या करना पड़ेगा, जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा, या तो हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो पैसा आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवाना पड़ेगा। बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है सीजीएस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम और उसमें पैसा जमा करवाना है, और अगर आप पैसा उसमें जमा करवा लेते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन जो भी आपका डिपॉजिटेड अमाउंट है दैट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओनली, मींस उसको हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको यूज करना है, हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या फिर हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर मान लो उस पैसे का कभी भी मिस यूटिलाइजेशन हो जाता है तो जिस ईयर में मिस यूटिलाइजेशन हुआ उस ईयर में वापस से एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, वो जो पैसा है अगर मान लो 3 साल पूरे हो गए, मिस ट्रांसफर की डेट से 3 साल कंप्लीट हो गए और तब तक आपने अगर उसको परचेज कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज नहीं किया तो जैसे ही 3 साल कंप्लीट हुए उस ईयर में वो क्या हो जाएगा, आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना सर, एग्जेम्पशन यहां पे कितना मिलता है, तो एग्जेम्पशन मिलेगा जितना आपका कैपिटल गेन था और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी और डिपॉजिट अमाउंट जो भी है विच एवर इज लोअर वाला है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितना, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो ना उस पे लॉक इन लगेगा 3 साल का, उसको नए हाउस प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते विद इन 3 इयर्स। अगर आपने 3 इयर्स में नए हाउस प्रॉपर्टी को बेचा तो उस केस में क्या होगा, एग्जेम्पशन पहले जो मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ कैसे होगा पता है कि भैया, जब भी नए हाउस प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे, नए हाउस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट लोगे ना उस कॉस्ट में से जितना पहले एग्जेम्पशन आपने ले लिया है वो लेस हो जाएगा। मींस नए हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट मान लो 50 लाख था, एग्जेम्पशन आपने 30 लिया था, तो अब नए हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो सिर्फ 20 लाख लोगे और आपको जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 54। 54 बी बोलती है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लगेगा, बाकी के लिए नहीं। अगर आप कोई भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वो बेचते हो और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचने पे आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और उससे आप क्या करते हो, कोई अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जो पुरानी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आप बेच रहे हो वो 2 इयर्स तक, ट्रांसफर की डेट से 2 इयर्स पहले के 2 इयर्स तक आपने उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया है, या तो एसएससी ने या फिर उसके पेरेंट्स ने, तो ही आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। सर यहां टाइम लिमिट क्या है, नया एग्रीकल्चर लैंड कब तक खरीदना है, विद इन 2 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट से 2 साल के अंदर अंदर। बाकी जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का जो स्कीम है करके, ठीक है, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन है करके, ठीक है, लॉक इन पीरियड वगैरह है वो सेम वैसा का वैसा रहेगा जैसा मैंने आपको 54 में जिक्र किया था। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 54D। 54D ये बोलती है दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग था और उसका गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन कर लेती है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है और वो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपने 2 साल तक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया था, उसके बाद गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है और आप उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी कैपिटल गेन होता है उसी से आप अगर कोई अनदर इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है कंस्ट्रक्ट या परचेज करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन जो नया अनदर इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग जो खरीदना या परचेज खरीदना कंस्ट्रक्ट करना है वो कब तक करना है, तो यहां पे टाइम लिमिट रहेगा 3 इयर्स का करके, ठीक है। मींस 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर नहीं, यहां 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। मींस जब आपको कंपनसेशन मिला, मींस जब भी आपको यहां पे कंपनसेशन गवर्नमेंट से मिला वहां से 3 इयर्स के अंदर अंदर आपको अनदर इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपको कंस्ट्रक्ट या परचेज करना पड़ेगा। यहां पे एक चीज समझना, बाकी वाले जो चीजें हैं, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, लॉक इन पीरियड, वो सेम वैसा ही लगेगा जैसा 54 में अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट सेक्शन 54EC। 54EC इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। ये सेक्शन बोलती है कि अगर मान लो आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, मींस लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग आप बेचते हो, उस पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उस पैसे से आप अगर एनएचआई आरईसीएल या पीएफसीएल या आईआरएफसीएल, एनएचआई मींस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बाद पीएफसीएल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके, ठीक है, एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आप क्या खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हो तो उस केस में आपको ये एग्जेम्पशन है वो मिल जाएगी। अब एक बात बताओ, बॉन्ड कब तक खरीदने हैं, तो बॉन्ड जो खरीदने का टाइम लिमिट रहेगा दैट इज द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। मींस ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब एक चीज समझना, यहां पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाला कंसेप्ट नहीं चलता है, मींस 6 महीने के अंदर अंदर आपको बॉन्ड्स खरीदने ही पड़ेंगे। अब एक चीज समझना, यहां पे मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप 50 लाख का ले सकते हो, मींस 6 महीने में जितने के बॉन्ड खरीदे मैक्सिमम एग्जेम्पशन है वो आपको 50 लाख का मिलेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, वही कॉस्ट ऑफ लाइक बॉन्ड्स और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर, बट मैक्सिमम 50 लाख का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इस बॉन्ड्स पे 5 लाख का लॉक इन लगेगा, मींस 5 इयर्स
तक आप इस बॉन्ड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, एज वेल एज इसको कन्वर्ट इनटू मनी नहीं कर सकते। कन्वर्ट इनटू मनी का मतलब होता है उस बॉन्ड्स के सामने आप कोई लोन वगैरह नहीं ले सकते, वो बॉन्ड्स को अगर कहीं गिरवी रख के आप उसके सामने लोन वगैरह नहीं ले सकते। अगर आपने ऐसा किया तो जितना एग्जाम्शन पहले मिला था वो वापस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा इन द ईयर इन विच इट इज कन्वर्ट इनटू मनी। नेक्स्ट सेक्शन 54F। 54F इज एप्लीकेबल बेसिकली ओनली फॉर द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये सेक्शन बोलती है अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचते हो जिसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उससे अगर आप वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मैंने क्या बोला? अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचते हो और उससे आप वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदते हो तो आपको एग्जेम्पशन है, वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब एक चीज समझना, कब तक वो वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदना? टाइम लिमिट इज -1 +2 +3 का टाइम लिमिट है, लगेगा जैसा 54 में था। बेचना क्या है? कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। खरीदना क्या है? वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब एक चीज समझना, यहां पे आपका टाइम लिमिट -1 +2 +3 वाला, सर यहां पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लगेगा? आंसर इज यस। यहां एग्जेम्पशन कितना मिलेगा वो थोड़ा टेढ़ा है करके, ठीक है। देखो यहां एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, अगर मान लो आपका नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज हो गया तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट, बट नेट कंसिडरेशन अगर पार्टली यूटिलाइज हुआ तो कैपिटल गेन आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। कैसे? कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। क्या बोला? कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, इस प्रोपोर्शन में आपको एग्जेम्पशन है, वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो वो 3 साल तक बेचना नहीं है, उस पर लॉक इन लगेगा 3 साल का। अब एक चीज समझना, नया हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने 3 साल में बेच दिया, नया हाउस प्रॉपर्टी आपने 3 साल में बेच दिया तो उस केस में क्या होगा? नए हाउस प्रॉपर्टी पे नॉर्मल कैपिटल गेन निकाल दो, बट पुराना जितना कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन आपने लिया था वो वापस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आप नया हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हो। तो मैंने क्या बोला? नया हाउस प्रॉपर्टी आपको 3 साल में नहीं बेचना। अगर आपने 3 साल में बेचा तो नए हाउस प्रॉपर्टी पे सेपरेटली कैपिटल गेन कैलकुलेट करो, वहां पे वो कॉस्ट में से लेस वेस नहीं करना है। मींस नए हाउस प्रॉपर्टी पे सेपरेटली आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करो और जितने का पहले आपने एग्जेम्पशन लिया था 54F में वो वापस से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आप नया हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो। अब एक और चीज समझना, 54 का एग्जेम्पशन आपको तभी मिलेगा जिसमें कुछ कंडीशन और है। पहली कंडीशन तो ये है कि इस सेक्शन ये बोलती है कि आपके पास एग्जिस्टिंग में एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग 0 है ये एग्जेम्पशन ले सकते हो, एग्जिस्टिंग 1 है आप ये एग्जेम्पशन ले सकते हो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग में ऑलरेडी 2 है तो आप ये एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। मतलब जिस दिन आप एनी अदर एलटीसी ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब एक बात समझना, यहां पे नए कितने हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो? सिर्फ एक ही खरीद सकते हो। नया जो हाउस प्रॉपर्टी है वो भी आप एक ही खरीद सकते हो। इसमें वो 2 करोड़ कैपिटल गेन है तो 2 घर खरीद सकते हो, ऐसा कोई फंडा है यहाँ पे 54F में नहीं है, वो सिर्फ 54 में था। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आप इसमें एग्जेम्पशन ले लेते हो तो जो आने वाले जो 2 साल है, जो आगे के 2 साल है करके, ठीक है, उसमें आप और भी कोई भी घर नहीं खरीद सकते। अगर आपने और कोई घर खरीदा, ये एग्जेम्पशन ले ली, ठीक है, और फिर कोई और घर खरीद लिया तो उस केस में जितना एग्जेम्पशन पहले मिला था वो वापस से विड्रॉ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, एक सेक्शन होती है 1037, बड़ी सिंपल सेक्शन। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं होती, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है तो आपको कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला, इंडिविजुअल और एचयूएफ है वो एसएससी होना चाहिए। दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड 2 ईयर्स के तक आपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आपने या आपके पेरेंट्स ने यूज की थी। और तीसरा कंडीशन है कि आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपनसेशन अगर डिसाइड करती है तो जो भी कैपिटल गेन होगा दैट इज द फुल्ली एग्जेम्प्ट। उसके बाद अपन चलते हैं सेक्शन 112, कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कौन सी रेट से लगता है। तो देखो, अगर मैं कैपिटल गेन पे टैक्स की बात करूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20 लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है। लेकिन 2 सेक्शन होती है, एक 112 है और एक 111 है। वो क्या बोलती है समझना। सबसे पहले मैं 112 समझा रहा हूं। 112 ये बोलता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 3 असेट पे, किस पे? या तो आपका इक्विटी शेयर्स पे, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। मैंने क्या बोला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और अगर आपने इक्विटी शेयर पे परचेज सेल दोनों पे एसटीटी पे किया है, या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है उस पे सेल पे आपने एसटीटी पे किया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख से ज्यादा वाले पे आपको 10% की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन द इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, सेल थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी शेयर में परचेज सेल दोनों पे एसटीटी पे हुआ है और यहां पे जो म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है उसमें सेल पे एसटीटी पे हुआ है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख है वो आपका 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना,
एक आईएफएससी होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो अहमदाबाद के पास गांधीनगर में है। वहां पे आपका आईएफएससी जो है, वहां एसटीटी लगता ही नहीं। तो क्वेश्चन ये आता है वहां एसटीटी लगता ही नहीं तो भी क्या ये एग्जामिशन मिलेगा, ये बेनिफिट जो 10% वाला है कंसेशनल रेट वाला, वो मिलेगा? आंसर इज यस, तो भी आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये जो आपका जो 112A वाला कैपिटल गेन होता है ना, उसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 का बेनिफिट नहीं मिलता, एज वेल एज द 87A का रिबेट भी नहीं मिलता। ये एक ही ऐसा एक्सेप्शन है जिसके सामने वो 87A का जो 12,500 का रिबेट मिलता है ना, वो एलटीसीजी 112A के सामने आपको नहीं मिलता है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्सेप्शन डाल सकती है कि इक्विटी शेयर के केस में परचेज पे एसटीटी पे नहीं किया तो भी चलेगा। अब उन्होंने कुछ एक्सेप्शन डाले हुए, वो अपने को पढ़ने के इंटरमीडिएट के लिए जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, मैं आपको बता दूं, जब भी 112A लगता है ना, तो आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। 112A में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म होगा बट आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। अब एक बात बताओ, 112A के केस में कॉस्ट क्या होगा? जितने में आपने खरीदा होगा वही कॉस्ट बनेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपने कोई भी शेयर्स वगैरह है, वो अगर 112A लग रहा है और आपने 1 Feb 2018 से पहले एक्वायर किया है, 1 Feb 2018 से पहले एक्वायर किया, कब किया? 1 Feb 2018 से पहले, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालना, उसका एक सिस्टम होता है, सेक्शन 55 में दे रखा है कि अगर मान लो आपने जो शेयर्स है या यूनिट्स है वो 1 Feb 2018 से पहले एक्वायर किया, क्योंकि पहले 1038 एक सेक्शन हुआ करती थी, उसमें कैपिटल गेन लगता ही नहीं था, फिर इन्होंने यहां पे कैपिटल गेन लाया। तो अगर आपने 1 Feb 2018 से पहले एक्वायर किया तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले जो उसका कॉस्ट था वो ले लो, और उस कॉस्ट को किससे कंपेयर करोगे? जो एफएमवी एज ऑन 31 Jan 2018 है एंड सेल प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। मैंने क्या बोला? पहले कॉस्ट ले लो, ठीक है, पहले आप क्या ले लो? कॉस्ट ले लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है वो लेके रखो, और दूसरा उसको किससे कंपेयर करोगे? उसको कंपेयर करोगे जो एफएमवी एज ऑन 31 Jan और सेल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, और जो ये दोनों आते, दोनों में से जो व्हिचएवर इज हायर है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, और आप अपने कंपाइलर में जो देखोगे, कंपाइलर क्या, जो आपको मैंने क्लास में भी करवाए थे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए थे, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो, और उसको किससे कंपेयर करोगे? एफएमवी एज ऑन 31 Jan 2018 और सेल वैल्यू लोअर, और जो भी आता है उसको व्हिचएवर इज हायर है वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो आपका बन जाएगा। लेकिन आप बोलोगे एफएमवी एज ऑन 31 January 2018 निकालेंगे कैसे? तो दो पार्ट। सबसे पहला, अगर वो लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी है, अगर वो लिस्टेड शेयर्स एंड यूनिट है, तो 31 January 2018 को जब ट्रेडिंग हुई होगी, लिस्टेड है तो ट्रेडिंग हुई होगी उस दिन, ठीक है, तो ट्रेडिंग हुई होगी, तो उस केस में हाईएस्ट कोट कितना आया था? हाईएस्ट कोट का मतलब उस दिन हाईएस्ट कौन से कोट पे वो ट्रेडिंग हुई थी करके, ठीक है, जो हाईएस्ट कोट था वो उस दिन का एफएमवी एज ऑन 31 Jan 2018 माना जाएगा। लेकिन मान लो उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई, तो उसके पिछले कौन से दिन ट्रेडिंग हुई थी, उसके पिछले कौन से दिन ट्रेडिंग हुई थी, उस दिन का जो भी हाईएस्ट कोट रहेगा दैट विल बी द एफएमवी एज ऑन 31 Jan 2018। लेकिन मान लो वो यूनिट या शेयर है वो 31 January 2018 को अनलिस्टेड था, अब लिस्टेड है बट पहले अनलिस्टेड था 31 Jan 2018 को, तो उसमें दो पार्ट। अगर वो यूनिट था तो 31 Jan 2018 का आप एनएवी लोगे, नेट असेट वैल्यू करके उसका एनएवी लोगे। लेकिन अगर मान लो वो तुम्हारा लिस्ट लाइक अनलिस्टेड शेयर था, तो शेयर्स के केस में क्या करोगे? जितने में आपने खरीदा था वो कॉस्ट लोगे, मल्टीप्लाई बाय 272, 272 इज द इंडेक्स ऑफ द 1718, और डिवाइड बाय जिस ईयर में आपने खरीदा था उस इंडेक्स से उसकी एफएमवी है वो 31 January 2018 को आप लेके आओगे। अब एक बात समझना, 111 क्या बोलती है? 111 ये बोलती है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, कंडीशन वही, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है किस पे? इक्विटी शेयर पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे, और सेल थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और सेल पे अगर एसटीटी पे किया, यहां तीनों में सिर्फ सेल पे एसटीटी का कंडीशन है। अगर आपने सेल पे एसटीटी पे किया है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो सिर्फ 15% की रेट से टैक्सेबल होगा। अगर आईएफएससी में एसटीटी पे नहीं किया है तो भी आपको यह बेनिफिट 15% वाला मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बताऊं, बाकी वाला जो भी कैपिटल गेन होगा उसमें नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 112 में जाएगा एट द रेट 20%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर एलटीसीजी होता है ऑन द लिस्टेड सिक्योरिटी, बट आपका यूनिट्स को छोड़ के कोई लिस्टेड सिक्योरिटी पे आपको अगर मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, या जीरो कूपन बॉन्ड्स है उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि 10% आप टैक्स पे कर सकते हो विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% टैक्स पे कर सकते हो विद इंडेक्सेशन। ये आजकल ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लिस्टेड जब इक्विटी शेयर बेचोगे तो उस पर तो ऐसे भी 112A लग जाएगा, और उसमें 10% टैक्स है, तो ये वाला प्रोवाइजो का बेनिफिट मिलता नहीं है। बट अगर ये लगता है, ये नॉर्मली कहां लगेगा? लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर वगैरह है। अगर लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन आप टैक्स भर सकते हो। अब एक और चीज समझना,
अगर आपके पास LTCG 20% वाला है या STCG 111A 15% वाला है या LTCG 112A है, वो अगर मान लो 10% वाला है, तो क्या इनके सामने आप बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो क्या? देखो, अगर आपकी अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, अदर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो जितना भी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन है, जितना भी अनयूटिलाइज बेसिक एग्जेम्पशन है, उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। जो भी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन, जो अनयूटिलाइज बेसिक एग्जेम्पशन है, उसको आप यहां पे एडजस्ट कर सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद एक सेक्शन होती है 55A, नॉट रिलेवेंट, मोर इंपोर्टेंट सेक्शन, दैट इज रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। अगर एओ को लगता है असेसिंग ऑफिसर को, तो आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे आपकी एफएमवी जो आपने बताई थी, उस एफएमवी से एओ सेटिस्फाइड नहीं है, कोई एफएमवी वगैरह अपन ने बहुत सारी जगह पढ़ा, एफएमवी से अगर एओ सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। वो कब कर सकता है? अगर मान लो आपने जो एफएमवी निकाली थी, वो एफएमवी जो आपने निकाली थी, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से लेके आए थे, मींस रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट लेके आए थे, और एओ को लगता है कि यहां पे कुछ प्रॉब्लम है एफएमवी में, तो वो आपका केस ट्रांसफर कर सकता है। दूसरे में भी यही लिखा हुआ है, दूसरे में ये लिखा है कि जैसे एफएमवी है, आपने खुद ने क्लेम की है, मतलब आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट नहीं लाया, आपने खुद ने क्लेम की है, और एओ को लगता है कि आपने जो एफएमवी बताई है और जो एओ का एफएमवी है, उसके बीच में डिफरेंस है। वो डिफरेंस किससे ज्यादा है पता है? 15% ऑफ वैल्यू यू क्लेम, मींस आपने जो क्लेम किया उसका 15% और 25,000 विचएवर इज लोअर आता है, उससे अगर ज्यादा एओ को डिफरेंस लगता है, तो उस केस में आपका केस है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद अमलगमेशन डिमर्जर दे रखा है, आपको देखना है तो देख लेना, नहीं तो इसमें नहीं देखोगे तो भी चलेगा। एक चीज समझना, उसके बाद में जब लिक्विडेशन होता है, तो लिक्विडेशन के केस में क्या होता है? जब भी अगर लिक्विडेशन होता है, तो लिक्विडेशन के केस में कंपनी के हाथ में, लिक्विडेशन के केस में कंपनी जब असेट बांटती है शेयर होल्डर को, तो कंपनी को एक 222C में डीम डिविडेंड माना जाता है, और उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को पे करना पड़ता है। और शेयर होल्डर के हाथ में क्या लगता है? कैपिटल गेन लगता है, क्योंकि लिक्विडेशन के केस में जो शेयर होल्डर को असेट मिलेगी और उसका शेयर चला गया, तो शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगता है। शेयर होल्डर के हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? जो उसको असेट मिला, जो उसको पैसा मिला, और माइनस क्या करोगे? जो भी शेयर का कॉस्ट था वो माइनस कर दोगे, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा यहां पे कैपिटल गेन शेयर होल्डर के हाथ में। यहां पे एक चीज समझना, जब आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालते हो ना, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जो असेट मिलती है शेयर होल्डर को वो लोगे, जो मनी मिलता है वो लोगे, और उसमें से लेस करोगे जो डीम डिविडेंड माना जा चुका है 222C में, क्योंकि उस पर कंपनी ने ऑलरेडी डीडीटी भर दिया है, तो वो आप लेस कर दो, जो बचेगा दैट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है? उसके बाद में एक बात बता दूं, अगर डोमेस्टिक कंपनी के जो शेयर है, लिस्टेड अनलिस्टेड बोथ, अगर उसका बायबैक होता है, तो जब भी अगर बायबैक होता है, आप एक बात समझो, जब भी अगर बायबैक होता है, तो कंपनी क्या करेगी? बायबैक पे टैक्स भरेगी। जैसा डीडीटी भरते हैं वैसा ही कंपनी बायबैक पे टैक्स भरेगी। बायबैक पे कंपनी कितना टैक्स भरेगी समझना, तो बायबैक पे कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा 23.296%। किस पे भरना पड़ेगा? जो तुम्हारा बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस है। जैसे कंपनी ने शेयर पहले इशू किया था, वो 10 रुपए का शेयर था, 20 रुपया प्रीमियम था, 30 रुपीज में इशू किया था। आज कंपनी उसको बायबैक करती है 100 पे, तो कंपनी कितना पैसा बांट रही है? 70 रुपीज बांट रही है, तो 70 रुपीज पे कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा 23.296% से। ये 23.296% कैसे आया? 20% टैक्स रेट है, 12% सरचार्ज है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। इतना कंपनी को बायबैक के केस में डिफरेंस पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखो, जब भी कंपनी क्या करती है, कंपनी अगर मान लो शेयर का बायबैक करती है, तो बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, डिफरेंस पे कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। डिफरेंस पे कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा एट द रेट 23.296% है, वो कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और शेयर होल्डर को फिर क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दिस इज द रिवीजन ऑफ योर कैपिटल गेन। जो भी तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो सब मैंने इसमें रिवाइज करवा लिए। कम से कम 3-4 बार इसको रिवाइज करो, और आप अपनी बुक को फॉलो करो, जो मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया है उससे आप देखोगे, रिवाइज करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। फटाफट उससे कर लेना, ठीक है? चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, और पढ़ाई करते रहना। और एक और चीज बता दूं, जो रिवीजन लेक्चर मैंने सैलरी का डाला हुआ है ना, सैलरी का मैंने पुराना वाला डाला हुआ है, उसमें सिर्फ एक चीज चेंज कर देना कि जो तुमको वो 40,000 का वहां लिखा हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, वो 50,000 है, ठीक है? आपकी बुक में तो 50 नहीं है, बट मैंने जो रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे दिया है वो पुराना वाला है, तो उसमें 40,000 था, नाउ इट इज 50,000, तो आपके लिए 50,000 है वो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16, ठीक है? बाकी पढ़ाई करते रहो करके, ठीक है? पढ़ाई करते रहो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो करो। ये टाइम मिला है, ज्यादा टाइम मिला है, इसको यूटिलाइज करो और बेस्ट वे में यूटिलाइज करो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।